हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझा था। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद हम लोगों के पास आता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अगर समझोगे तभी जाकर हम लोग स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स को समझ पाएंगे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो चलो आप लोग डेफिनेशन लिखो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। लिखोगे रिएक्शन whose rate depend upon reaction whose rate depend upon second power of concentration is called सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए यहां पे सभी बोर्ड पे फोकस करोगे। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ऐसा बात है, और हम लोग यहाँ पे केस वाइज सॉल्व करते हैं इसको। केस 1 सिंगल रिएक्टेंट। देखोगे यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, एक है। ए गिव्स प्रोडक्ट, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। इट मीन से सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। देखिए T इज इक्वल टू 0 पे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कंसंट्रेशन है इसका ए, इसका कंसंट्रेशन कुछ प्रोडक्ट मालूम नहीं है, छोड़िए उसको। T इज इक्वल टू टी टाइम पे बोलिए कंसंट्रेशन कोफिशिएंट 1 है, तो कितना हो जाएगा A माइनस एक्स। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, A माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब यहाँ से A माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है, इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे बताए थे, हमेशा कहाँ से शुरुआत करेंगे, रेट से। तो आर ओ आर रेट इज इक्वल टू कितना कहोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2। इसको एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, दैट इंप्लाई माइनस डी, चेंज इन कंसंट्रेशन बताइए, ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन डी टी। इसको भी एक्स के टर्म में लिखिए, के इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है टी टाइम पे, ए माइनस एक्स। टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, तो लिख देंगे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गया बात है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपने ऐसे ही देखा था ना। अब देखिए यहां से ए और ए कैंसिल होता है, ए माइनस बाहर आ जाएगा, दैट इज रेट कितना बन गया, डी एक्स अपॉन डी टी। और हमने शुरू में ही बताया था, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, कितना भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कितना रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी रहेगा। दैट इज, अब बताइए आप यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू ए माइनस एक्स पे पावर 2। लाना क्या है हमें, डी एक्स, एक्स ए माइनस एक्स को निकालना है, दैट इज एक्स को काउंट करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए माइनस एक्स वाले टर्म को डी एक्स के पास लाना पड़ेगा और डी टी को के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए तो इसी बात को हम लोग डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आ रहा है बात समझ में। अब यहीं पे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी, और आप लोग सभी लिमिट को समझ रहे हो। लिमिट क्या होना चाहिए, कहां से शुरुआत करेंगे, टाइम को देखो, टाइम कहां से, 0 से टी, टाइम 0 से टी। तो एक्स का वैल्यू क्या, 0 टू एक्स, टाइम 0 से टी, तो एक्स का वैल्यू क्या, 0 टू एक्स। आया बात समझ में। फटाक से जल्दी से लिखो तो इसको,
लिख लिया आप लोगों ने। अब चलिए इसको मिटाते हैं। हमारे पास बना dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब देखिएगा a माइनस एक्स को ऊपर ले जाते हैं हम न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा -2 dx 0 to x, k को बाहर निकाल दीजिए, k dt 0 to t। देखिए k dt का इंटीग्रेशन अभी तक आप लोग याद कर गए होंगे, जो एडवांस वाले हैं, जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड वाले हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, लेकिन जो नीट वाले हैं उनको अभी तक याद कर गए होंगे आप लोग कि dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, और 0 से t पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा t। दैट इज, अब यहां से बताइए, इसको पहले लिख देते हैं, दिस इंप्लाई, यहां से बताइए k dt का इंटीग्रेशन 0 से t कितना होगा kt इज इक्वल टू, अब देखिए a x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही इंटीग्रेशन होता है ना। यहाँ पे देखोगे a माइनस एक्स पावर -2, x के प्लेस पे कितना है a माइनस एक्स, और n के प्लेस पे कितना है -2, तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, बोलिए a माइनस एक्स पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। लेकिन एक बात, x के पहले कौन सा साइन है माइनस, x के पहले कौन सा साइन है माइनस, वो माइनस साइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 to x। क्लियर? कोई भी डाउट है तो बोलिए आप लोग। अब देखिए दिस इंप्लाई kt इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a माइनस एक्स पे पावर -1 डिवाइडेड बाई माइनस विथ निगेटिव साइन, कहां से कहां तक 0 to x। अब बताइए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दैट इज, अब हमारे पास क्या आ गया kt इज इक्वल टू, देखोगे एक खत्म हो गया 1 अपॉन a माइनस एक्स पे पावर, सॉरी 1 अपॉन a माइनस एक्स, क्योंकि a माइनस एक्स पे पावर -1 था, 0 to x। दैट इम्प्लाई, आप यहां से बताइए kt इज इक्वल टू कितना हो गया, एक बार x के प्लेस पे x पुट कीजिए 1 अपॉन a माइनस एक्स, और माइनस एक बार x के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, कितना हो गया 1 अपॉन a। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए, समझ आया? अब आप यहां से देखिए, इसी बात को हम लोग kt इज इक्वल टू, या kt इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, a माइनस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए आप यहां से a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोलिए समझ आ रहा है? देखिए दैट इंप्लाई t इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स विथ 1 अपॉन k। यही हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला बनता है। इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिए इसको। लिख लिया? जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जब से सुना ना कि कल लॉकडाउन फिर बढ़ गया, काफी उदास हो गया यार, दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने?
इस लॉकडाउन में आप लोगों की भी मस्ती खो गई होगी, आप लोग भी मस्ती नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास फार्मूला बन चुका है T इज इक्वल टू 1/k। क्या क्या फार्मूला बना, पहले फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए R इज इक्वल टू, एक तो फार्मूला है हमारे पास K कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या बना, K इज इक्वल टू 1/T। T इज इक्वल टू 1/K 1/A माइनस 1/A माइनस x। गलत लिख दिया ना। यही फार्मूला बना हमारे पास। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट लाइफ टाइम के बारे में। एक बात बताइए, एट लाइफ टाइम T इज इक्वल टू A माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। लाइफ टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो जाता है रिएक्टेंट का, 0 हो जाता है। पुट कर दीजिए आप यहां से, दैट इज TLT इज इक्वल टू कितना, 1/K 1/0 माइनस 1/A। 1/0 को कितना बोलोगे आप लोग, बिल्कुल सही, 1/0 तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मीनिंगलेस होता है, दैट इज क्या बोल देंगे उसको, इन्फिनिटी बोल देंगे। दैट इज, आप बताइए इसका T लाइफ टाइम कितना हो गया, इन्फिनिटी। मतलब ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। आया बात समझ में, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। दैट इज, इसका लाइफ टाइम इन्फिनिटी यही बात कर रहा है कि दिस रिएक्शन can never be completed। मतलब जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये 100% रिएक्शन कभी खत्म होता ही नहीं है। इसका थ्योरेटिकल लाइफ टाइम कितना है, इन्फिनिटी है। आया बात समझ में। तो चलिए इतना बात लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने। अब चलिए हम लोगों को एक और बात करना है। अब बात करते हैं आप लोगों से हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं। तो एट, बोलोगे आप लोग, टी हाफ AT इज इक्वल टू A माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2। आधा रिएक्शन कंप्लीट होगा, दैट इज एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। A माइनस AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2। A माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, A/2। जस्ट पुट कर देंगे इसमें, वही जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकलेगा वही हमारा हाफ लाइफ टाइम होगा। तो पुट कर दीजिए आप इसमें, T हाफ इज इक्वल टू, बोलेंगे आप 1/K A माइनस एक्स का वैल्यू कितना, A/2। तो बोलिए 1/A/2 माइनस 1/A, यही बात कहेंगे ना। बोलिए समझ आ गया। दैट इज, यहां से T हाफ इज इक्वल टू कितना निकला, 1/K। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/A माइनस 1/A। अब आप लोग बता सकते हो, दैट इज T हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो 1/A और इंटू K, दैट इज T हाफ कितना हो गया, 1/AK हो गया। तो देखा आपने, इसका भी हाफ लाइफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। केवल और केवल हाफ लाइफ टाइम किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है।
समझ आ गया बात आप लोगों को? अब हम आप लोगों से बात करते हैं ग्राफ। देखोगे इसमें कुछ एक ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनको हमारा एक एडवाइस है कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे जस्ट आप उसको मेमोराइज कर लोगे। एक ग्राफ ऐसा है केवल, सबसे पहले हम ग्राफ आपको ड्रॉ करना चाहते हैं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच का। बोलिए तो कौन सा रिलेशन हमें ग्राफ बताएगा? देखिएगा यही वाला रिलेशन ग्राफ बताएगा कि नहीं। आर आपने क्या ले लिया? वाई। ए क्या ले लिया आपने? एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया कि नहीं? तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का होता है, ऐसा हो जाएगा। मतलब रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक इंक्रीजिंग नेचर का। जितना आप इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अब हम आप लोगों को समझाने के लिए एक और ग्राफ इसी में ड्रॉ करते हैं, आर और इनिशियल कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, इसके बीच का ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। क्लियर? तो देखोगे आप यहां पे समझो, अब हम इसको कितना मान लिए? x मान लिए। ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। बताइए y इज इक्वल टू mx हो गया कि नहीं हो गया? और y इज इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होगा मेरे भाई? ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन। तो r और कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन के r और कंसंट्रेशन के होल स्क्वायर पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के होल स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ होगा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तीसरा ग्राफ, चलो अभी सिंपल वाला ग्राफ सब ड्रॉ करते हैं। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज क्या? 80 और टाइम के बीच का ग्राफ। और 80 मतलब क्या? a माइनस एक्स। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लाना पड़ेगा ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि t इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। यही है ना हमारा ग्राफ। अब देखिए आप यहां से kt इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। देखिए आप यहां से 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किया इसको। अब देखिए a माइनस एक्स को कहां पे रखना है? ऊपर रखना है, क्योंकि 80 इट मीन्स a माइनस एक्स। तो ऊपर रखना है तो क्रॉस कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट इज, बताइए कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल ले लीजिए ना आप। तो कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस के टी। और आप सभी लोग जानते हो कि 1 अपॉन a प्लस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? 1 अपॉन a प्लस एक्स का ग्राफ बोले तो ऐसा होगा, है ना? तो देखोगे हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाता है। अब हमने इसको क्या मान लिया? y, और इसको क्या बोल दिया आपने? x। तो बताइए तो क्या बात हो जाएगा? सॉरी, एक बात गलत हो गया ना, यहाँ पे 1 अपॉन a। तो देखिएगा 1 अपॉन a प्लस के टी का ग्राफ, मतलब 1 अपॉन a भी तो कांस्टेंट है। क्या होगा? कांस्टेंट प्लस x का ग्राफ, 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस x का ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अगर आप इस ग्राफ को देखो
तो ये ग्राफ तुम्हें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो बहुत आसानी से इसको स्केच कर लेंगे, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो इस ग्राफ को एज इट इज याद रख लेंगे। समझ आया बात? चलिए मिटा दिया। नेक्स्ट हम आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहते हैं 1/80 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। अब देखिए ग्राफ काफी सिंपल हो गया। ये अब हमारे लिए क्या हो गया, y, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ आप सभी लोग जानते हो कि ऐसा होता है ना। जहां पे इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा 1/a, ये कितना होगा 1/a। और रही बात इसका स्लोप का, तो स्लोप आप इसमें कितना कहोगे, देखिए तो t का कोएफिशिएंट कितना है k, दैट इज स्लोप कितना हो जाएगा इसका k हो जाएगा। क्लियर। एक लास्ट ग्राफ हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखेंगे आप लास्ट ग्राफ हमारा टी हाफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी आपने, 1/k इंटू 1/a। बस हम यही ग्राफ ड्रॉ कर देना चाहते हैं। इसी ग्राफ की बार बार जरूरत आएगी हम लोगों को, टी हाफ और 1/a के बीच का ग्राफ, टी हाफ और 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। बोलिए आप इसको कितना बोल दिए y, और इसको कितना बोल दिए x। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया mx। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऑरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा फिनिश होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ आया दोस्तों? कहीं भी कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट कर दिया करना, बेहिचक पूछ लिया करना आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं। अब हम बात करते हैं, क्या कोई जरूरी है कि एक ही रिएक्टेंट होगा? रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा होगा। अब इसका 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन हम लोगों को 3 की बात नहीं करना है। हम लोगों के सिलेबस में मैक्सिमम कहां तक जाता है, सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना 2। अब हम केस 2 के बारे में बात करते हैं आप लोगों से। मतलब अब यहाँ पे कितना रिएक्टेंट आएगा हमारे पास, 2 रिएक्टेंट आएगा। रिएक्टेंट ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को स्टडी करना है। इसमें हमने शुरू में ही बताया था कि काफी सिंपल रिएक्शन का स्टडी करना है, काफी सिंपल डिपेंडेंसी की स्टडी करना है। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडेंसी का स्टडी करें तो काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा उसमें, है ना, और ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड 2 रिएक्टेंट का। अब आप यहाँ पे देखिए A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। लेकिन अब देखिए केस 2 में भी केस होगा, क्या होगा। अब हम आप लोगों से बात करें कि यहाँ पे R इज इक्वल टू दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। समझ आया बातें, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। और अब यहां पे देखिए एक केस होगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्या इसका मतलब समझा आपने कि भाई आपके पास ये रिएक्शन है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। हो सकता है किसी ने अगर A का कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन दोनों का कुछ अमाउंट रखोगे तभी तो रिएक्शन शुरू होगा। अब एक बात बताओ, जो आपने कंसंट्रेशन लिया है या तो हो सकता है कि अनइक्वल हो या इक्वल हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। हमने कहा कि एक कंडीशन ऐसा हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B इनिशियली आपने क्या लिया, सेम लिया। अगर सेम लिया
तो अब बताइए T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा A, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा A। आ रहा है बात समझ में? T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना A, और इसका कंसंट्रेशन भी कितना A। T इज इक्वल टू टी टाइम पे बताइए क्या कहेंगे आप कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना कहेंगे A माइनस एक्स। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये 3 ऑर्डर का हो जाए और ये -1 ऑर्डर का हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने क्या बताया कि हम लोगों को काफी सिंपलेस्ट केस का स्टडी करना है। यहाँ पे सिंपलेस्ट केस का स्टडी करना है। देखोगे T इज इक्वल टू टी पे A माइनस एक्स और A माइनस एक्स, तो R इज इक्वल टू बताइए कितना कहेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा। बताइए आप यहां से माइनस डी ए बाई डी टी का ही वैल्यू निकाल देते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा माइनस डी, फाइनल कंसंट्रेशन कितना ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ए, तो ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए का कंसंट्रेशन बोलिए ए माइनस एक्स, बी का कंसंट्रेशन बोलिए ए माइनस एक्स। देखिए तो ये कितना आ गया, ए और ए कैंसिल हो गया, ए माइनस बाहर चला जाएगा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ याद आया दोस्तों? बोलो कुछ याद आया दोस्तों आप लोगों को? हाँ, अभी आप लोगों ने इसी एक्सप्रेशन को देखा था कि नहीं, इसी एक्सप्रेशन को डील किया था कि नहीं। जब सिंगल रिएक्टेंट था तो इस लास्ट में हमारा यही एक्सप्रेशन आया था कि नहीं। तो क्या अब इसको फर्दर आगे बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, अभी तो आपने इसको स्टडी कर ही लिया। अभी आपने निकाला क्या आ गया था, के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/a, यही आ गया था ना। यहां से ही फॉर्मूला आया था ना आप लोगों के पास, t इज इक्वल टू 1 सिंप्लीफाई करने के बाद t इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। इसका स्टडी तो हम लोगों ने कर ही लिया था, तो इसको फर्दर स्टडी करने की जरूरत हम लोगों को, फर्दर डेरिवेशन करने की जरूरत अब हम लोगों को नहीं है। मतलब अब हम लोगों को क्या स्टडी करना होगा कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल नहीं है। चलिए इतना बात लिखिए तो अब देखिए, अब हम आप लोगों से बात करें यहाँ पे कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, रिएक्शन हमारा यही है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं A, और इसका कंसंट्रेशन क्या मानेंगे हम लोग B। क्यों? बराबर नहीं है ना। अब बताइए T इज इक्वल टू टी टाइम पे कितना होगा, बोलिए A माइनस एक्स, और ये कितना होगा B माइनस एक्स। और रेट का वैल्यू तो हम लोगों को पहले से पता है, रेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा, आर का वैल्यू कितना लिखोगे बोलो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। आया बात समझ में? चलिए माइनस डी ए बाई डी टी को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस डी ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका भी वैल्यू रखिए के इंटू टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना ए माइनस एक्स, इसका कितना बी माइनस एक्स।
हम लोग काफी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सब गुजर रहे हैं, है ना। देखिए तो ए और ए कैंसिल हो गया, फाइनली ये कितना हो गया dx अपॉन dt। तो बताइए, हमने हमेशा कहा आपको रेट ऑफ रिएक्शन इतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, हम लोगों को क्या कह देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब आप यहां से बताइए dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, के a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स हो गया। बताइए, x वाले टर्म को इधर लाना पड़ेगा और dt वाले टर्म को इधर ले जाना पड़ेगा, दैट इज फाइनली हमारे पास क्या हो गया, के dt इज इक्वल टू dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, याद करोगे, इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहीं पे इसको चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, के dt इज इक्वल टू, देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन बी माइनस एक्स और 1 अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, ऊपर बी माइनस ए बचा और बी माइनस ए नीचे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे dx था, dx रहेगा। मेडिकल वाले स्टूडेंट यहाँ के बाद जस्ट हम जो रिजल्ट लिखेंगे उस रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं, जो जेई वाले स्टूडेंट हैं, उसको ये डेरिवेशन देखना चाहिए, ये मैथमेटिक्स का भी काम आएगा आप लोगों को। अब बताइए, आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दो के dt, कहां से कहां तक, 0 टू t इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स dx, और कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना, 0, और t इज इक्वल टू t है तो x का वैल्यू कितना है, x। क्या लिखेंगे इतना, जल्दी से इधर वाला लिख लीजिए आप लोग। बताइए के dt का इंटीग्रेशन कितना लिख दे मेरे भाई, के dt का इंटीग्रेशन कितना लिख दे, kt है ना, 0 से t उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, kt। अभी तक आप लोग देखते आ रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए, देखोगे 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, क्या होता है, ln x। तो देखोगे आप यहाँ पे a माइनस एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, ln a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे x के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव। आया बात समझ में। और देखिए माइनस ln, क्या लिखेंगे इसको, b माइनस एक्स, लेकिन इससे पहले कौन सा साइन लिखना पड़ेगा, x के पहले कौन साइन है, माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, 0 टू x। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको, kt इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ln b माइनस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स। जीरो टू एक्स। क्या समझ पा रहे हो आप लोग इस बात को। चलिए यहीं पे एक और बात सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग कि देखोगे log m माइनस log n हो गया, क्या बोलिए तो क्या हो गया,
log m माइनस log n हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं, log m बाई n। याद आ रहा है ना आप लोगों को, क्या लिख सकते हैं, log m बाई n। अब बताइए आप यहां से कितना लिखोगे, kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू x। अब वैल्यू पुट कीजिए इसका, kt इज इक्वल टू, देखोगे 1 अपॉन b माइनस a, पुट कीजिए वैल्यू, एक बार x के प्लेस पे x पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और माइनस एक बार x के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, कितना होगा, ln b बाई a। अच्छा फर्दर एक बात बताओ दोस्तों, फिर यहाँ पे log m माइनस log n बना कि नहीं बना, बना। फिर इसको भी log m बाई n लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो यहां से एक बात बताओ, देखोगे kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a log नहीं बोलो, ln क्या होगा, b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन b बाई a। बात को समझिए, अपॉन क्या होगा, b बाई a। तो b बाई a अपॉन में होगा तो क्या होगा, a ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए आप, यहां से इंटू a, और यहां पे क्या हो जाएगा, b। समझ आया, कोई भी डाउट है इसमें तो बोलिए, लिखोगे इतना आप लोग। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट बना, kt इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a ln a इंटू b माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स। यही रिजल्ट बना कि नहीं बना, बोलिए, कहीं कोई डाउट इसमें। अब बताइए, हम फाइनली इसको इतना भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1 अपॉन के b माइनस a ln a इंटू b माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स। यही एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन टू रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट। यही हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। आया बात समझ में आप लोगों को? जस्ट 1 मिनट, हाँ इंक खत्म हो गया, इंक डाल लो। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग हमें, जो x है वो क्या होगा, a में से डिसोसिएट हुआ है, b में से डिसोसिएट हुआ है, इसका मतलब जो x है वो लेस होगा किससे, a से भी और b से भी। आया बात समझ में? ये माइंड में मेकअप रखना कि x क्या होगा, a से भी छोटा होगा और b से भी छोटा होगा। आया बात समझ में कि नहीं? x क्या होगा, a से भी छोटा है और b से भी छोटा है।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं उस बात को समझना। अगर हम आपको बोल दे कि इफ बी मच मच ग्रेटर देन ए, अगर बी ग्रेटर हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाए किससे, ए से, तो आप यहां से एक बात बताओ, आप हमें क्या बताओगे, बी माइनस ए अप्रोक्स इक्वल टू कितना, बी माइनस एक्स का वैल्यू भी कितना होगा, अप्रोक्स इक्वल टू बी। लेकिन a माइनस एक्स का वैल्यू हम a नहीं लिखेंगे, हमने कंडीशन कहा कि b बहुत बड़ा है ऐसे, a के बारे में कुछ नहीं कहा हमने। तो b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा, b, और b माइनस एक्स का वैल्यू भी कितना होगा, b, है ना, क्योंकि x तो a से भी छोटा है। अगर बहुत बड़े नंबर में से बहुत छोटा नंबर घटाए, उस नंबर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, जो हमारा एक्सप्रेशन था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, t का वैल्यू बताइए, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k। इस b माइनस ए को कितना लिखोगे आप लोग, b लिख दोगे। चलिए हम इसको b लिख देते हैं, ln। इस b माइनस एक्स को कितना लिखेंगे हम लोग, b लिख देंगे। तो बताइए आर्गुमेंट में क्या हो गया, a इंटू बी अपॉन b इंटू ए माइनस एक्स, ऐसा बात हो जाएगा। देखिए आप यहां से b और b कैंसिल हो गया। अच्छा, b इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो कांस्टेंट होगा। कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है तो कांस्टेंट होता है। तो k कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो k भी कांस्टेंट होगा। अब हम इस कांस्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं, t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, k डैश, जहां पे k डैश इज इक्वल टू कितना, kb, k डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, kb हो गया। और बताइए क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ln a अपॉन ए माइनस एक्स। याद करो दोस्तों, कुछ याद आया यहां से, देखो तो ये क्या हो गया, 1/k डैश ln a अपॉन ए माइनस एक्स। कुछ पुरानी बातें याद हो रही है। देखिए तो क्या हो गया है, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया, समझ आया, ये क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन। मतलब अगर हमारा b a से बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारा रिएक्शन कैसा हो जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसा हो रहा है। एक्चुअली ऑर्डर कितना था 2, लेकिन अब ऑर्डर कितना हो गया 1। ऑर्डर इसका क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया। जब भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर रिड्यूस कर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आया बात समझ में, क्या बोल देते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिखोगे, इतना लिखने के बाद इसमें दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस कंडीशन में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमारा कितने ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर का, अब कितने ऑर्डर का हो गया, 1 ऑर्डर का। और अगर हम इसके बारे में और डिटेल थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करें तो देखिए तो यहां से क्या बात होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एक्चुअली हमारा रेट क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर वन और b टू द पावर 1, यही था ना। हमने कह दिया, क्या बोल दिया यहां पे, बोलिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ b इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दिया हमने, ज्यादा कर दिया। तो ज्यादा कर दिया इसका मतलब, एक बात बताइए, ए भी कंज्यूम हो रहा है, बी भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन बी का अमाउंट ज्यादा है, उसमें से जो कंज्यूम हुआ और जो आपने लिया था उसमें फर्क नेग्लिजिबल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब देखने वाला क्या समझेगा कि बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब बी क्या हो गया, का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, जब ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट के साथ रखो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा बात कह सकते हैं। अब बताइए ये क्या हो गया, बी के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग दिखता नहीं है हम लोगों को, तो इसको किसके साथ रख लेंगे, k के साथ रख लेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
के डैश, जहां के डैश इज इक्वल टू कितना होगा के इंटू बी और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, है ना। देखिए तो हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या हो गया, पहले कितना था ऑर्डर 2, अब रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर क्या हो गया डिक्रीज कर गया। जब ऑर्डर इसका डिक्रीज कर गया मतलब हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि जब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और इसका ऑर्डर कितना है 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया बात है। और यहां से हमने प्रूफ कर दिया आप लोगों को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बताने का हमारा कोई मोटिव नहीं था, हमारा बस इतना ही मोटिव था ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए कि भाई हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन रिएक्शन का हो गया, और एक नाम क्या बोलेंगे इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मिटा दो इसको। एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट, और R इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 और b टू द पावर 1, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है तो क्या बताएंगे ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 दैट इज कितना 3, ओवरऑल ऑर्डर कितना है इसका 3। हम बोले कि लिखोगे क्वेश्चन इसी में एग्जांपल, पहले इतना लिख लीजिए what will happen if concentration of B is in excess, concentration of B is in excess, what will happen if concentration of B is in excess। चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं कि क्या बात होगा। देखिएगा R इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A होल स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। अब B एक्सेस में है तो जब B एक्सेस में है, अगर हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज एक्सेस, तो अब आप हमें एक बात बता दो, क्या बी में बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ हो और उसमें से 10 रुपया खर्च हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अभी भी आपके पास कितना अमाउंट हम मानेंगे 1 करोड़ ही मानेंगे। लाइक वाइज यहाँ भी कंडीशन है कि अगर बी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, इसमें से खर्च बहुत कम हुआ हो, तो बी का कंसंट्रेशन जितना पहले माने थे उतना ही अब भी मानेंगे, है ना। तो अब बताइए क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक कॉन्स्टेंट हो गया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। आया बात समझ में। अब आप यहां से बताइए K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B को कितना मानेंगे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज R इज इक्वल टू कितना हो गया K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना 2। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। आया बात समझ में, ऑर्डर रिड्यूस हो गया कि नहीं, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। और कौन से ऑर्डर का रिएक्शन बोलेंगे स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अभी तक के एग्जांपल से आप लोग को एक बात क्लियर हुआ होगा कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बन कब रहा है, जब किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए हाई हो जाए। अभी तक के एग्जांपल से यही बात ऑब्जर्व हुआ आप लोगों को कि किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वहां पे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब वो स्यूडो ऑर्डर काइनेटिक्स है। आगे बात समझ में। अब चलिए एक और एग्जांपल हम आपको लिखते हैं। देखिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल रिएक्टेंट ही अपीयर हो, प्रोडक्ट भी अपीयर कर सकता है, कैटेलिस्ट भी अपीयर कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक वैसा ही एग्जांपल आपको देने जा रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए A + B
किसी कैटेलिस्ट C के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट बनाता है और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन पता चला कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1 है ना, और मालूम हुआ कि कैटेलिस्ट के कंसंट्रेशन पे भी रेट हमारा डिपेंड करता है। आया बात समझ में? कैटेलिस्ट के कंसंट्रेशन पे भी हमारा रेट क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आप सभी जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में कैटेलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता है ना, मतलब जितना आपने शुरू में लिया था कैटेलिस्ट का अमाउंट, जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा उतना ही अमाउंट हमारा कैटेलिस्ट का बाद में भी मिलेगा। मतलब बताइए तो ये क्या रहा हमारे लिए, कांस्टेंट रहा। तो अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे, R इज इक्वल टू के, और कांस्टेंट रहा तो अलग कर देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ C A टू द पावर 2 सॉरी A टू द पावर 1 और B टू द पावर 1, ऐसा बात हो गया। अब बताइए R इज इक्वल टू कितना हो गया, K डैश बोल लेते हैं इसको, A टू द पावर 1 और B टू द पावर 1। आया बात समझ में? बताइए अभी यहाँ पे ऑर्डर कितना था इसका, 3, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया देखिए तो, रिड्यूस कर गया ना, 1 + 1 दैट इज ऑर्डर कितना हो गया, 2। क्या समझे आप? मतलब यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ आप लोगों को कि कोई भी रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर कब होता है पता है, जब अभी हमने बताया कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सेस में हो जाए, या रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको कंटेन करके रख ले, कैटेलिस्ट को कंटेन करके रख ले। देख रहे हो कैटेलिस्ट आया तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। समझ आया बातें? मतलब इतना बात लिखिए। और स्यूडो ऑर्डर का डेफिनेशन हो सकता है 12th में पूछ दे, इसलिए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। When kinetics of a reaction studied in decreasing order, when kinetics of a reaction studied in decreasing order, then the reaction is called pseudo order reaction. Then reaction is called pseudo order reaction. And it happen when rate law expression contain catalyst. Rate law expression contain catalyst or concentration of any particular reactant, or concentration of any particular reactant is in excess. Concentration of any particular reactant is in excess. तो एक बात बताइए, हम कोई रिएक्शन अब आपको दे दे और रिएक्शन में कैटेलिस्ट लगा हो, कोई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत लार्ज हो, तो अब कहने की जरूरत नहीं है कि वो देखते ही पता पड़ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, स्यूडो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। हमारे सिलेबस में केवल और केवल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जानना है। आया बात समझ में? तो आप लोगों को तो हमने बताया कि कितना भी ऑर्डर का रिएक्शन रहे हम लोग देखते पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जांपल लिखते हैं। हेडिंग बनाइए आप लोग, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखेंगे आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहला हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ऑफ ईस्टर, ये एग्जांपल हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया भी था आपको। CH3 COO C2H5 प्लस H2O। H+ यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है
ये बन जाता है CH3 COOH और प्लस C2H5OH। क्या समझ आ गया बात है? अब देखिए, अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो एक्सपेरिमेंटली आएगा, पता चलता है कि कंसंट्रेशन K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 इंटू एक कैटलिस्ट मतलब एसिड पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बताइए, H प्लस यहाँ पे काहे का रोल प्ले किया है? कैटलिस्ट का। तो ये तो कंज्यूम होगा नहीं, मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। किसके साथ चलाएगा? K के साथ। तो R इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अब बताइए इसको कितना लिख दोगे आप? K डैश। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? K डैश CH3 COO C2H5। बताइए ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। अब बताइए आप यहां से, अगर हम यहां से क्वेश्चन पूछे कि इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, तो T हाफ इज इक्वल टू कितना बोल दोगे? 0.693 अपॉन K नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? K डैश बोल दोगे, जहां पे K डैश कितना है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। समझ आ गया? मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करते हैं तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन ध्यान रहे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसका एक्चुअल ऑर्डर कितना था? 1+1। आया बात समझ में? लेकिन बाद में देखा गया क्या हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। दूसरा एग्जांपल देखोगे, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। ये भी एग्जांपल हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बताया था आप लोगों को। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर। देखोगे C12H22O11 प्लस H2O। किसी एसिड के प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे C6H12O6 और प्लस C6H12O6 ग्लूकोज फ्रुक्टोज, है ना। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू देखा जाता है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे भी डिपेंड करता है, और किसके कंसंट्रेशन पे? इस सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, C12H22O11। ऐसा बात हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ऑर्डर इज इक्वल टू देखने से कितना लग रहा है? 2। लेकिन एक बात बताइए, H प्लस कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? इसका कंसंट्रेशन रिएक्शन में कंज्यूम होगा क्या? नहीं होगा। तो बताइए अब क्या लिख देंगे आप लोग इसको? R इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। हो गया। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? 1। क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट को कंटेन करके रख रहा था। तो ये हमारा क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। समझ आ गया आप लोगों को? अब देखिए, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स। आया बात समझ में? क्या बात करना चाहते हैं हम लोग? nth ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसमें डबल रिएक्टेंट की बात नहीं करेंगे, एक ही रिएक्टेंट पे बात करेंगे, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास R इज इक्वल टू दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N। K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N, ऑर्डर कितना हो गया इसका? N।
हमारा रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है, ए गिव्स प्रोडक्ट टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना ए, टी इज इक्वल टू टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना ए माइनस एक्स, आर का वैल्यू बता दीजिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, है ना। हम लोग को यहाँ पे nth ऑर्डर काइनेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका हाफ लाइफ टाइम निकाले। इसके हाफ लाइफ टाइम का जरूरत आता है आगे चलकर एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर में एक मेथड होता है हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड तुम तभी समझ पाओगे अच्छी तरह से जब तुम्हें nth ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पता हो कुछ। चलिए बहुत सिंपल है, माइनस डी ए बाई डी टी को कितना लिख दोगे आप, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए को कितना लिखेंगे, ए माइनस एक्स पे पावर एन, ऐसा लिखेंगे। बोलिए अब डी टी को के के साथ और ए माइनस एक्स को डी एक्स के साथ, क्या बात हो जाएगा, के डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स पावर एन। इंटीग्रेट कर देते हैं यहीं पे, t का वैल्यू 0 से t, तो x का वैल्यू 0 to x, यही बात कहेंगे ना। के डी टी का इंटीग्रेशन बताइए, ये तो कोई भी बता सकता है, के टी इज इक्वल टू 0 to x ए माइनस एक्स पे पावर ऊपर ले जाओ माइनस एन डी एक्स। और अभी हमने जस्ट बताया था आप लोगों को एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन बताइए। अब यहां से के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस 1। लेकिन देखिए एक्स के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो हम भी माइनस साइन लिख देंगे 0 to x, यही बात हो जाएगा ना। अब पुट कीजिए वैल्यू को बस। अच्छा क्यों नहीं यहाँ पे माइनस को नीचे भेज दे, तो कितना माइनस माइनस प्लस एन माइनस 1, के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 अपॉन एन माइनस 1, यही बात हो गया ना। और देखिएगा यहाँ पे बाहर भी निकाल देंगे इसको, चलिए देखिएगा ए माइनस एक्स पे पावर माइनस ऑफ एन माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, और कहां से कहां तक 0 to x लिख सकते हैं। के टी इज इक्वल टू बताइए 1 अपॉन एन माइनस 1, ऐसा लिखेंगे। x के प्लेस पे x रखिए। अच्छा उससे पहले एक और बात कर लेते हैं हम लोग, देखोगे इसको माइनस है ना, माइनस करेंगे पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स पे पावर एन माइनस 1 0 to x, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आप यहां से के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1। अब आप बताइए x के प्लेस पे x रखो, a माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1, और माइनस एक्स के प्लेस पे 0 रखिए 1 अपॉन a पे पावर n माइनस 1। यही हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। किसका एक्सप्रेशन हो गया, nth ऑर्डर रिएक्शन का। समझ आया। अच्छा इसका लाइफ टाइम निकाल कर देखो, a माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, फिर रिएक्शन हमारा कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो एक्सप्रेशन है n का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, n का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, उसको अलग वो लॉग वाला क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। अब देखिए इसका हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं। एट टी हाफ ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई 2, यही बात हो जाएगा ना। पुट कर दीजिए आप अपने एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को, तो बताइए k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू
1/n-1 और a माइनस एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे 1/a/2 पे पावर n-1 और -1/a पे पावर n-1। यही बात होगा ना। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 2 पे पावर n-1 ऊपर चला जाएगा, दैट इज k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1/n-1 और 2 पे पावर n-1 अपॉन a पे पावर n-1 माइनस 1/a पे पावर n-1 होगा क्या? बोलोगे समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 1/k n-1। देखिए तो ऊपर कितना हो गया 2 पे पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a पे पावर n-1। ए इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब बताइए k n 2 पे पावर n-1 ये सभी कांस्टेंट है, मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a पे पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a पे पावर n-1। समझ आ गया? अब आप यहां से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे टी हाफ और 1/a पे पावर n-1 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ग्राफ क्या होगा देखो तो ये 1/a पे पावर n-1 को हमने x ले लिया ना और टी हाफ को y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ आया? अब देखोगे आगे चलकर हम एक रैपिड टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप लोगों को किसी भी गिवन रिएक्शन का ऑर्डर टी हाफ के बेसिस पे डायरेक्टली देखकर बता सकते हो। इससे रिलेटेड एडवांस में क्वेश्चन भी आया है, लेकिन इतना बात आप लोगों को समझ आ गया। अब आज थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाया हमने क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर करना था आज। आई होप कि हमने जितना बताया होगा सभी समझ आया होगा आप लोगों को। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करना हमें, बिल्कुल हम उसका सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।